हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का करेंगे, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा और हमारी क्लास जो रहेगी 12 रहेगी। ठीक, इससे पहले वाली जो क्लास कराई थी हमने, उसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया था। ठीक, आज जो हम बताएंगे वो वाचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, भाषा हमारी दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है मौखिक भाषा और सेकंड होती है लिखित भाषा। ठीक, वाचन में हमारी भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा प्लस लिखित भाषा। ठीक, मौखिक भाषा का मतलब होता है मुख से बोलना। ठीक, मुख से बोलना, मुख से वाचन करना। और लिखित भाषा का मतलब होता है वाचन करना, मतलब कि पढ़ना। कोई शब्द लिखा है उसे हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए, लिखित भाषा को देखकर बोलना पढ़ना ही वाचन कहलाता है। मान लो कोई चीज़ या कोई भी शब्द या कोई भी चीज़ ले लो, अगर कोई कॉपी पे लिखी है और उसे हम देखकर बोलते या पढ़ते हैं तो उसे हम वाचन कहते हैं। ठीक, वाचन का मतलब होता है पढ़ना। वाचन का मतलब होता है पठन, पढ़ना, वाचना। ठीक, वाचन का मतलब होता है पठन, पढ़ना, वाचना। ठीक है, आगे देखिए। लुईस के अनुसार, ये एक राइटर थे जो कि देखेंगे लुईस के अनुसार क्या है। वाचन एक साधन है। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। जो वाचन होता है, वाचन क्या होता है? एक प्रकार का साधन है। ठीक, जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण रूप से मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। मान लो कोई बालक है, वो अपने वाचन के माध्यम से, मतलब अगर उसकी वाचन क्रिया जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। ठीक, पूर्ण रूप से स्पष्ट है, मतलब वो वाचन में पूर्णतया अच्छा वाचन करता है। तो वो बालक अगर किसी पार्टिसिपेट, मान लो कोई चीज़ में अगर पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि भाषण देना, ठीक, स्कूल या कॉलेजों में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो उसमें वाचन अगर करता है तो अगर वो अच्छा वाचन कर रहा है तो उसकी एक पहचान बनती है। ठीक, कि ये बालक बहुत ही अच्छा वाचन करता है। वही बताया गया है कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। ठीक, आगे देखिए। ये धरनाथ चतुर्वेदी कहते हैं। धरनाथ चतुर्वेदी क्या कहते हैं? देखिए, वाचन एक कला है। ये जो धरनाथ चतुर्वेदी जी हैं, ये कह रहे हैं कि वाचन जो है ये कला है या ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़ सकता है। श्री धरनाथ चतुर्वेदी जी का कहना है कि जो वाचन है ये आपकी एक कला है। ठीक, या ज्ञानार्जन की कुंजी है। ये मतलब कि ज्ञान को अर्जन करने की एक प्रकार की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जो है, अगर उसकी वाचन शक्ति ठीक है तो वो क्या जटिल से जटिल विषय को पढ़कर समझ सकता है। ठीक, आगे देखिए। वाचन कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता। मान लो अगर आपको वाचन में पूर्णतया आपको संपूर्ण बनना है, मतलब कि एक अच्छा, क्या कहते हैं,
एक अच्छा ज्ञान अर्जन करना है, तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए आपको पुनः मतलब कि बार बार अभ्यास करना होगा। ठीक, आगे देखिए। आगे देखेंगे वाचन का उद्देश्य। देखिए पहला, बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। बच्चों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। नंबर दूसरा है, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान देना। मतलब कोई कविता या पोयम है, तो अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें किस लाइन को कहाँ पे उसको पढ़ते समय उसे कहाँ पे उतार, मतलब कहाँ पे हमें धीमी स्वर में बोलना है और कहाँ पे हमें तेज स्वर में बोलना है। ठीक, और कहाँ पे हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। इन चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। ठीक, तीसरा है, वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। मतलब कि अगर आप बार बार किसी चीज़ का वाचन कर रहे हैं तो आपको क्या है, आपको शुद्ध उच्चारण करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद चौथा है, आत्मसात किए गए विषय को बालक दूसरों को भी समझा सकते हैं। मान लो अगर वो आत्मसात है तो वो क्या कर सकता है कि उस विषय को बालक दूसरे भी बालक को या दूसरे भी किसी सदस्य को उसके बारे में अच्छे से समझा सकता है। ठीक, उसके बाद है पांचवा, बच्चों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव को ठीक ठीक समझ सके। मान लो अगर कोई बच्चा है तो उसमें क्या करना है कि ऐसी क्षमता उत्पन्न करनी, मतलब ऐसा उसको ज्ञान अर्जन करना है कि वे पाठ को पढ़कर, मान लो वो किसी लेसन को पढ़ रहा है, ठीक, तो उसके भाव को ठीक ठीक समझ सके। मान लो अगर वो किसी कविता या पोयम या किसी लेसन का पाठ कर रहा है, ठीक, पढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है कि वो पढ़ते समय उसके एक एक शब्द का ठीक तरह से भाव समझ सके। ठीक, आगे देखिए। वाचन के प्रकार वाचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाचन के दो प्रकार, सात स्वर वाचन आपका हो। ठीक, तो सात स्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं। एक होता आदर्श वाचन, दूसरा होता अनुकरण वाचन। ठीक, उसके बाद आपका अनुकरण वाचन में दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? समवेत वाचन और दूसरा है व्यक्तिगत वाचन। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद दूसरा है मौन वाचन। मौन वाचन भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? द्रुत वाचन और दूसरा होता है गंभीर वाचन। तो देखिए आप, अब हम देखेंगे सात स्वर वाचन। क्या देखेंगे? सात स्वर वाचन। तो देखिए, स्वर सहित वाचन सात स्वर वाचन कहलाता है। स्वर सहित वाचन आपका, मतलब कि स्वर सहित वाचन आपका सात स्वर वाचन कहलाता है। अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सात स्वर पढ़ना ही आपका सात स्वर वाचन होता है। मान लो अगर लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सात स्वर पढ़ना ही आपका सात स्वर वाचन है। ठीक, आगे देखिए। सात स्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? सात स्वर वाचन के आपके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन देखिए इसकी डिफिनेशन, शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए एक वाचन में कोई त्रुटि
कोई त्रुटि करना चाहिए तथा वह वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करें। मान लो कि शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला आदर्श वाचन, आदर्श का मतलब अध्यापक, ठीक, अध्यापक ही हमारे आदर्श की तरह होते हैं, ठीक। अगर कोई अध्यापक है तो उसको क्या एक चीज में ध्यान देना है कि इसको वाचन करते समय, मान लो बच्चों को पढ़ाते समय, वाचन करते समय उस कोई भी शब्द को बोलने में या वाचन करने में त्रुटि ना हो, ठीक, त्रुटि ना हो, त्रुटि या बोल सकते हो कि त्रुटि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तथा वह वाचन के घटकों को ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करें। वो अगर बच्चों को कोई चीज़ समझा रहे हैं तो उसे आदर्श पूर्वक एक मतलब कि बिना त्रुटि किए हुए बच्चे को आदर्श पूर्वक किसी चीज़ को समझा सके, ठीक, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, यही एक आपका आदर्श वाचन है, ठीक। आगे देखिए, आगे है अनुकरण वाचन, ठीक। छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनुकरण करना मतलब किसी चीज़ का अनुकरण करना या किसी चीज़ को ध्यान करना या किसी चीज़ के बारे में बार बार उसको ध्यान करना या पढ़ना, ठीक। तो वही कहा गया है कि छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है, ठीक। छात्रों के द्वारा किए जाने वाला वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। मान लो अगर अध्यापक कोई चीज़ आपको पढ़ाया, ठीक, या कोई चीज़ आपको समझाया तो उस चीज़ को आप अपने आप से बार बार वाचन करने का प्रयास करते हैं, इसे हम अनुकरण वाचन कहलाते हैं, ठीक। अनुकरण वाचन के दो प्रकार होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा होता है सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। तो देखिए, व्यक्तिगत वाचन, इसमें बालक अकेला जोर जोर से उच्चारण करता हुआ उचित आरोह अवरोह, गति, स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। इस प्रकार के वाचन से आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे वाचन संबंधित कमियों का भी पता लगाया जा सकता है। कमियों का भी पता लगाया जा सकता है, उसे दूर भी किया जा सकता है, ठीक। व्यक्तिगत का मतलब होता है स्वयं से, ठीक, स्वयं से या अकेले किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो वही कहा गया है इसमें बालक अकेला, मान लो कोई बालक है वो स्वयं से वह अकेला जोर जोर से उच्चारण करता हुआ उचित और मान लो किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो वो उचित रूप से किसी शब्द को अवरोह मतलब कहाँ पे किस शब्द को घटाना है और कहाँ पे किस शब्द को बढ़ाना है, और गति मान लो और किस गति से इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक। स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। इस प्रकार के वाचन से आत्मविश्वास बढ़ता है। मान लो इस प्रकार से अगर आप वाचन करते हैं तो क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे वाचन से संबंधित कमियों का भी पता लग सकता है और उसे दूर भी किया जा सकता है, ठीक। आगे देखिए, आगे हमारा है सामूहिक वाचन। इसे हम समन्वित
वाचन भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें सभी बालक एक साथ मिलकर समूह में शाश्वत वाचन करते हैं। मान लो सामूहिक, सामूहिक का मतलब होता है एक समूह बनाना, समूह बनाना। मान लो बालक हैं, वो आपस में समूह बनाकर स्टडी करते हैं, ठीक। एक जगह बैठकर कई बालक समूह बनाकर स्टडी करते हैं, उसे हम समूह कहते हैं, ठीक। इसमें सभी बालक एक साथ मिलकर समूह में शाश्वत वाचन करते हैं। यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, मतलब कि ये क्या है, छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे पहाड़े याद करना, कविताएं, पहाड़े याद करना, कविताएं अधिक उपयोगी हैं, ठीक। आई होप आप सभी लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो आज जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। तो प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी क्लास प्रॉपर तरीके से मिल सके, ठीक है। और साथ ही सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।